रिकॉर्डिंग ऑन हो गई? हाँ हो गई। हाँ हो गई। हाँ। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमैड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यमहं स्मरामि। तो शनि की 7.5 की विषय में कल हमने जाना था, आज भी चर्चा करेंगे। तो एक राशि पर शनि जो है 2.5 वर्ष रहता है। जब शनि जन्म राशि से 12वें नंबर पर हो, या जन्म राशि पर हो, या जन्म राशि से द्वितीय नंबर पे हो। जन्म राशि से द्वितीय नंबर राशि वालों को स्थानों में हो तो 7.5 होती है। यह 7.5 वर्ष तक चलती है, अतएव इसे शनि की 7.5 कहते हैं। यह समय प्रायः कष्टदायक होता है। तो ये कह रहे द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनैश्चरः सार्धानि सप्त वर्षाणि तदा दुखे युतो भवेत्। कल हमने जाना था कि जन्म राशि से शनि जन्म राशि में गोचर कर रहा हो, जन्म राशि से अगली जन्म राशि से द्वादश नंबर में गोचर कर रहा हो, या जन्म राशि से द्वितीय में गोचर कर रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो शनि जो है 7.5 साल तक उनको परेशान करता है, अर्थात कष्टमय समय रहता है उनका। शनि गोचर से 12वें स्थान पर हो तो सिर पर, जन्म राशि पे हो तो हृदय पर, और द्वितीय में हो तो पैर पर उतरता हुआ अपना प्रभाव डालता है। अब ये तो आपने 7.5 जाना था कल। और जन्म राशि से शनि चतुर्थ में गोचर कर रहा हो या अष्टम में गोचर कर रहा हो तो शनि की ढैया होती है जो 2.5 वर्ष चलती है। यह भी जातक के लिए कष्टदायक होता है। तो उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं, तो शनि की ढैया तो हमने, और आज पहले ढैया का चर्चा करते, फिर 7.5 का तो कल चर्चा किए थे, फिर चर्चा करेंगे। अर्थात मान लीजिए जिसके जन्म अभी वर्तमान में शनि 10 नंबर की राशि अर्थात मकर राशि में गोचर कर रहा है। तो यहाँ जो संख्या दिया गया है, राशियों की संख्या है 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्कट, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। तो ये 10 नंबर की राशि में शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है। अब जिसके जन्म राशि से गिनने पर शनि 10वें नंबर की राशि में चौथा और 8वें नंबर में राशि में गोचर हो रहा हो तो उसको शनि की ढैया लगेगी। अर्थात अब मान लीजिए शनि को घटते हुए क्रम में चौथा और 8वां कौन सा राशि पड़ेगा, तो गिनिए। शनि जहां बैठा है उसको 1 गिनिए, घटते क्रम 10 के बाद 9 आएगा, 2, 3 और 4। तो इसलिए तुला राशि चौथा होने के कारण इसको ढैया लग गया। फिर इधर 5, 6, 7, 8, 8 नंबर पड़ा, 3 नंबर मिथुन राशि। तो अभी वर्तमान में शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है, चौथा तुला पड़ा, 8वां मिथुन पड़ा। इनको वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है। ये 2.5 वर्ष तक रहेगा। जब तक शनि मकर राशि में है तब तक इनको ढैया रहेगा। मकर से जैसे कुंभ में आ जाएगा तो इनकी ढैया समाप्त होकर के फिर वृश्चिक राशि और कर्कट राशि को प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, शनि की ढैया समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। एक बार फिर से समझा दीजिए। ये गुरुजी ये उल्टा चल रहा है। उल्टा चलता है। उल्टा चलता नहीं, आप लोगों को सरलता है कर बोल गए। जिसके जन्म घर राशि से शनि मकर राशि, देखिए शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है, जिसका जन्म राशि से चौथे और 8वें गिनने पर गोचर हो। अब तुला राशि से गिनिए, 1, 2, 3, 4, चौथा पड़ रहा है। या शनि से घटते हुए क्रम में गिनिए, एक ही बात पड़ रहा है, घटते हुए क्रम में 1, 2, 3, 4। तो बात एक ही बात है, चाहे जन्म राशि से चौथा या शनि जिस राशि पर स्थित हो उससे घटते हुए क्रम में चौथा और 8वां। ठीक है, तो जन्म राशि गुरुजी से अलग मान चक्कर से लीजिए अभी देखेंगे या चक्कर से? किसी का जन्म राशि से, अब मान लीजिए तुला अच्छा, राशि जनरल। वाले जी जी। 7 नंबर तुला राशि वाले व्यक्ति हैं और 3 नंबर मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं। अब इनके जन्म राशि से शनि कितने नंबर पे राशि गोचर कर रहा है? अगर चौथा 8वां होगा तो ढैया होगी।
तो गिनिए, तुला 1, वृश्चिक 2, धनु 3, मकर 4। चौथा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी अब शनि को अब घटते हुए क्रम में उल्टा गिनिए चाहे। अब क्योंकि ऐसा गिनने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन घटते हुए क्रम में बोलेंगे तो सरलता हो जाएगी। तो 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4। बात घुमा के कान पकड़िए, सीधा पकड़िए, एक ही बात है। अब मिथुन राशि से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वां हो रहा है कि नहीं हो रहा है शनि? या शनि से घटते, शनि जिस राशि पे है उस राशि से घटते हुए क्रम में गिनिए। शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आया? जी। चाहे घटते हुए क्रम में हो चाहे जन्म राशि से हो, एक ही बात है। जन्म राशि से, लेकिन सूत्र में लिखा है जन्म राशि से गिनने पर चौथा या 8वां पड़े। तो मैं आपको सरलता के लिए जन्म राशि से चौथा और 8वां मतलब घटते हुए क्रम में बोल रहा हूं, क्योंकि अब मान लीजिए शनि 8 नंबर की राशि में बैठा है, तो ढैया किस किस को होगी? तो घटते हुए क्रम में हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4। सिंह राशि चौथा हो गया। फिर ये 5, 6, 7, 8 मेष राशि ये हुआ। जब शनि 8 नंबर की वृश्चिक राशि में होगा तो सिंह राशि और मेष राशि को ढैया लगेगा। अब ये हमने उल्टे घटते हुए क्रम में गिने थे। अब जन्म राशि से गिने, सिंह राशि से 1, 2, 3, 4। एक ही बात पड़ रहा है, यहां से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बात एक ही पड़ रहा है कि नहीं? जी गुरुजी। तो आप लोगों को पूछा जाएगा, बताइए शनि सिंह राशि पर बैठा है तो ढैया किस किस को लगेगी? बताइए, कौन कौन बताएगा? 1, 2, 3, 4 धनु राशि। अरे महाराज, आप बढ़ते हुए क्रम में काहे को जा रहे हैं? घटते हुए क्रम में गुरुदेव, जाना है। एक वृष राशि को लगेगी, एक मकर राशि को लगेगी। हाँ, ये हुई बात। घटते हुए क्रम में इन्होंने तो ये जब यहाँ था चौथे 5वें नंबर पे, ये 6, 7, 8 ऐसे गिन लिया, आगे नहीं गिनना है। पीछे। समझ में आया? जी गुरुजी। अब मान लीजिए 2 नंबर की वृष राशि में शनि बैठा है तो ढैया किस किस को लगेगी? बताइए। एक लगेगी मकर राशि कुंभ राशि को और एक लगेगी तुला राशि को। अब देखिए 2 में बैठा है तो 2, ये 1 हुआ। घटते हुए क्रम में फिर आएगा मेष 2, ये 3, ये 4, तो इसको लग गया कुंभ राशि को। फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 नंबर पड़ा, ये तुला राशि को लग गया। ठीक है, समझ में आ गया ढैया? हाँ जी गुरुदेव। जी गुरुजी। तो बताइए, अभी वर्तमान में शनि 10 नंबर की राशि पे है, तो ढैया किस किस को लगा है? बताइए। तुला राशि को, तुला राशि को और मिथुन को। मिथुन को। तो बताइए यहाँ कौन कौन है तुला राशि और वाले, मिथुन राशि वाले? हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ करना प्रारंभ कर दे, शनि है भारी। ठीक है। गुरुदेव कुंभ राशि वाले? कुंभ राशि वाले के 7.5 सर पे सवार है शनि महाराज। जी गुरुदेव। मकर के हृदय पे। धनु मकर कुंभ वाले और मिथुन और तुला राशि वाले हो जाए सावधान। हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ प्रारंभ कर दे, नहीं तो शनि जो है दिक्कत परेशानियां जो है देगा। मैं डेली मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड करता हूँ। डेली शनिवार और मंगलवार डेली का करते हैं, शनिवार हफ्ते में करते हैं 2 दिन बाद, ठीक है, लेकिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा और संकट मोचन तो जरूर करते हैं। जी गुरुदेव, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, 5 बार संकट मोचन का पाठ करता हूँ। तो चलिए अब 7:30 ही फिर एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आप लोगों को योग और करण के से परिचय कराऊंगा। शुद्ध तिथि किसे कहते हैं, क्षय तिथि किसे कहते हैं, तिथियों के स्वामी भी याद कराता हूँ। आनंद तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं गुरुजी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नहीं गुरुजी, नहीं लग रहा है।
समझा दीजिए अब भैया 7:30। अब शनि हम जो जुड़ है नहीं पा रहे थे, जुड़ नहीं पा रहे थे। वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। अब जो है शनि जिस राशि पर बैठता है उससे अगली राशि को हम सर पर पकड़ता है, सिर पर। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, 2.5 वर्ष रहता है। तो शनि जिस राशि पर होगा उसको हृदय पर 2.5 वर्ष रहता है, हृदय। और शनि से जो पिछला राशि होगा उसको पैर पर रहता है 2.5 वर्ष। अब शनि क्या करता है कि अगली राशि जो है 10 नंबर की राशि मकर में, तो 11 नंबर की राशि को पकड़ा है सर पर 2.5 वर्ष। जब अब 7.5 साल तक एक राशि को कैसे पकड़ता है, इस प्रकार से पकड़ता है। जब ये मकर राशि से आपका कुंभ राशि में आ जाता है तो इसको सर में, अभी वर्तमान में जब मकर राशि में था तो 2.5 साल सिर में पकड़ा। जब मकर राशि से 10 नंबर की राशि सब जब 11 नंबर की कुंभ राशि पर आएगा तो हृदय पर फिर 2.5 साल पकड़ेगा। इस पर फिर हृदय पर 2.5 साल होगा यहाँ। फिर इसको जो है सर पर पकड़ना शुरू कर देगा, ये मीन राशि को। फिर ये जो है इसका जो था 2.5 साल सिर पे था तो 2.5 साल हृदय पर फिर पकड़ा। जब यहाँ से 11 नंबर की राशि से 2.5 साल समाप्त करके जब वो मीन राशि में शनि आएगा तो फिर जो है 11 नंबर की कुंभ राशि को पैर पर उतरता हुआ प्रभाव डालेगा। अब जैसे ही यहाँ मीन राशि से शनि जो है आपका मेष राशि में जाएगा। अभी वर्तमान ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बाद में कल फोन करें, ठीक है। तृतीय कक्षाएं तो चल रही है ऑनलाइन। आप जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाएंगे प्ले स्टोर से। तो आप मैसेज करिए, मैं भेज देता हूं लिंक। तो अर्थात जब शनि जो है ये इस राशि को, अभी कुंभ राशि को, यहां जब शनि मीन राशि पर था तो पैर पर प्रभाव डाल रहा है। जब मीन राशि से मेष राशि में चला जाएगा तो ये इसको फिर 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो एक ही राशि को सबसे पहले इसको सर पर पकड़ा 2.5 साल, फिर जब शनि मकर राशि से कुंभ राशि में शनि यहाँ आया तो हृदय पर फिर 2.5 वर्ष पकड़ा। फिर जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि पर यहाँ चला गया तो फिर 2.5 साल पैर पर उतरता हुआ प्रभाव डाला। और जैसे ही मीन राशि के बाद मेष राशि में शनि चला गया तो कुंभ राशि को शनि की 7.5 से मुक्ति मिल गई। समझ में आया कि नहीं, बताइए। आ गया गुरुदेव। तो एक राशि को 7.5 साल तक अपने प्रभाव में प्रभावित किया है कि नहीं? जी गुरुदेव। तो चलिए, ये शनि की 7.5 आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, गुरुजी एक मान बार लीजिए। 30 साल बाद एक राशि फिर आती है गुरुजी। हाँ, एक राशि पर दोबारा शनि की 7.5 30 वर्ष बाद आती है। अब कैसे आती है आप देखिए। अब मान लीजिए अब शनि यहाँ है, 7.5 कितने साल बाद आएगी देखिए, ठीक है। यहाँ पर है तो ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22.5 साल के बाद जो है शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है, 22.5 साल में, ठीक है। क्यों 22.5 साल? हम क्यों कह रहे हैं 22.5 साल? अब शनि मान लीजिए, अब जो है 22.5 साल, अब इधर सुन, अब देखते हैं, ठीक है। अब शनि मकर राशि में है तो शनि यहां भी रहेगा तो ये चपेटे में लेगा, शनि यहां भी आ जाएगा तो इसको चपेटे में लेगा कि नहीं लेगा? जी
ठीक है। तो जी, इसलिए जब ये राशि को मुक्ति कभी मिलेगी जब शनि ये राशि में होगा, ये राशि में होगा और ये राशि में होगा, तो मकर राशि को मुक्ति मिलेगा। तो कितने साल? 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल और 2.5 वर्ष। तो कितना? 22.5 साल बाद जो है शनि की 7.5 प्रारंभ होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई संदेह? 30 साल बाद हमारा उसी क्या मतलब अब देखिए, अब ये 22.5 साल भोग करने के बाद शनि जब यहाँ आ जाएगा फिर मकर को सर में पकड़ेगा। ठीक है, जी गुरुदेव। तो शनि की 7.5 कितने साल पर आएगी? 22.5 साल। 22.5। हाँ, 22.5 वर्ष बाद फिर घूमते। हाँ, और समझ गुरुदेव में आ ढैया गया सभी को? 22 वर्ष तक राउंड लेकर आएगी। तो चलिए, अब शनि जिनको भारी है हनुमान चालीसा पाठ प्रारंभ कर दीजिएगा। अब आगे मैटर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुरुदेव ढैया कितने साल में आती है? अरे महाराज वो ढैया देख लीजिए, वो आप अभ्यास कर लीजिए, चला हो जाएगा। अब योग के बारे में कहते हैं, योग के बारे में जानते हैं। योग 2 प्रकार के होते हैं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, अर्थात नैसर्गिक एक योग होता है और एक तात्कालिक योग होता है। नैसर्गिक योग का एक ही क्रम रहता है, परंतु तात्कालिक योग तिथि वार एवं नक्षत्र के विशेष संगम से बनता है। पंचांग में योग नैसर्गिक होते हैं, उसे हम विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान इत्यादियों के नाम से जानते हैं। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों मिलाकर जब 800 आपको कला चलते हैं तब एक योग बीतता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा का चलने का जो 800 कला गति है, उन गति को कहते हैं योग। का नाम नहीं है। ठीक है, तिथि जिस प्रकार तिथि भी कोई तारा का नाम नहीं है। जब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री डिस्टेंस रहता है तो एक तिथि का निर्माण। चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा अपने जो है उसमें क्षेत्र में 800 कला चलते हैं तो एक योग का निर्माण होता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा का जो चलने का जो गति है उसको योग कहते हैं। तो समझ में आ गया सभी को योग किसे कहते हैं? जी ये समझ में आ गया, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं जी तात्कालिक और नैसर्गिक होते हैं, ये कैसे क्लियर हुआ? 800। अब ये देखिए, वो दूसरा है, वो इसका इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन से प्रमुख योग होंगे। और यहाँ भी यह शब्द चंद्रमा और सूर्य की यात्रा दूरी के जोड़ का द्योतक है। योग कुल जो होते हैं वो 27 होते हैं। अश्विनी नक्षत्र से जब चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलाकर 800 कलाएं चल चुके हैं तो एक योग बीतता है। इस प्रकार 21,600 कलाएं जो होती है वो अश्विनी से लेकर के 27 नक्षत्र तक जो है बीतते हैं। चंद्रमा और सूर्य 3 भागों को नामकरण कर लिया गया है। योग नक्षत्र की भांति कोई तारा समूह नहीं होता, बल्कि निश्चित दूरी का एक विभाजन माप होता है। तो वो योग कौन कौन से हैं आइए हम जानते हैं। वो योग है आपका पहला विष्कुंभ, फिर प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण,
ठीक है। अब इसके स्वामी यहाँ दिया है वज्र सिद्धि व्यतिपात वरियान परिघ शिव सिद्धि साध्य शुभ शुक्ल ब्रह्म इंद्र वैधृति। अब इसमें अशुभ योग कौन कौन से हैं? वैधृति है, इंद्र है, परिघ है और वज्र है और व्यतिपात है और आपका विष्कुंभ और अतिगंडा और शूला गंडा और व्याघात। ये आपके टोटल आपके 10 जो है अशुभ योग बताए गए हैं। अब जो है अब जानेंगे हम करण किसे कहते हैं। करण कहते हैं तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। करण जो होता है एक तिथि जैसे कि प्रतिपदा होगी तो प्रतिपदा एक तिथि में 2 करण होते हैं। एक तिथि कितने डिग्री का होता है? 12 डिग्री का होता है। तो 6 डिग्री का में एक करण होगा और 6 डिग्री में दूसरा करण होगा, अर्थात एक तिथि में 2 करण होते हैं। तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा करण किसे कहते हैं, तो तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं, अर्थात एक तिथि में 2 करण होते हैं। इस प्रकार भाग अर्थात चंद्र स्पष्ट सूर्य स्पष्ट भाग करके जो संख्या है उस संख्या का करण उस समय का करण होगा जिस समय सूर्य के स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट से लिया गया होता है। तो आइए हम ज्यादा जो होता है इसमें करणों में भी एक भेद है। चर करण अर्थात चलायमान जो है और स्थिर करण अर्थात जो स्थिर है, जो गतिशील नहीं है, तो उनको जानते हैं। तो चर करण कौन कौन से गतिशील? तो बवा, बालवा, कौलवा, तैतिला, गरा, वणिजा और विष्टि। और ये जो विष्टिकरण है, इसी विष्टिकरण को हम भद्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगर मृत्युलोक में भद्रा हो तो सब चीज की हानिकारक होती है, इसलिए मृत्युलोक की जो भद्रा होगी तो उसको त्याग देना चाहिए। वो भद्रा के विषय में आगे आप लोगों को विस्तार से पढ़ाएंगे। तो ये जो है विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। ये 7 चर करण होते हैं। चलायमान करण कितने होते हैं आपको पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे 7, ठीक है। और स्थिर करण जो होती हैं वो 4 होती हैं। वो होती है शकुनी, आपका बाबा बालवा कौलव तैतिला गरा वणिज विष्टि, शकुनी चतुष्पाद नाग और किमस्तुग्ना। शकुनी इधर आगे दे दिया है, शकुनी चतुष्पाद नाग और किमस्तुग्ना, या किमस्तुग्ना चतुष्पाद नाग और शकुनी एक ही बात है। शकुनी चतुष्पाद नाग और किमस्तुग्ना, इस प्रकार से ये जो 4 करण है ये स्थिर करण है। तो इनका तिथियों में फिक्स है। मान लीजिए प्रतिपदा तिथि होगी जो शुक्ल पक्ष की, तो जो तिथि होगी तो पहले तिथि मान लीजिए प्रातः 6 बजे से दूसरे दिन प्रातः 6 बजे तक एक तिथि है। तो ये जो तिथि होगी 12 घंटे तक, प्रातः सूर्योदय से सायंकाल सूर्योदय तक 6 बजे तक आपका सायंकालीन 6 बजे तक सूर्यास्त तक आपका किमस्तुग्ना होगा। फिर सायंकाल 6 बजे से लेकर के प्रातः काल 6 बजे तक फिर आपका बवा करण होगा, ऐसा जानना चाहिए। एक तिथि में 2 करण हो गया। समझ में आया सभी को? एक अगर तिथि 24 घंटे तक होगा तो 12 घंटा एक करण होगा और 12 घंटा दूसरा करण होगा। ये ठीक है। द्वितीय तिथि को आपका बालव पहला करण होगा और कौलव दूसरा करण होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, अष्टमी जैसे ही शुक्ल पक्ष की प्रारंभ होगी तो विष्टिकरण प्रारंभ होगा, जिसे हम भद्रा कहते हैं। अगर ये स्वर्ग में होगा तो ठीक है, पाताल में होगा तो ठीक है, लेकिन मृत्युलोक में होगा तो हानिकारक है। उस समय भद्रा अगर मृत्युलोक में हो, विष्टिकरण पड़ रहा हो, तो उस दिन शुभ कार्य कोई भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ठीक है।
तिथि जैसे ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी में भद्रा होती है और आपका पूर्णिमा में भी भद्रा होती है। प्रारंभ में जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी या विष्टिकरण जैसे ही प्रारंभ होगा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, तो ये पूर्वार्ध वाली जो भद्रा होती है दिन में हो तो इसको प्रबल माना गया है। अगर मान लीजिए किसी दिन अष्टमी रात को प्रारंभ हो रहा है, शाम को सूर्यास्त के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रहा है या पूर्णिमा प्रारंभ हो रहा है, तो भद्रा उस समय प्रारंभ हो रहा है, तो तिथि के ये रात्रि भद्रा हो जाएगी। ठीक है, रात्रि भद्रा हो जाएगी। तो रात्रि भद्रा, दिन की भद्रा अगर रात्रि में पड़ती हो तो शुभ मानना चाहिए, और रात्रि की भद्रा अगर दिन में पड़ती हो तो हम कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। अब ये पूर्वार्ध जो भद्रा होगी, जैसे पूर्वार्ध कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे तिथि प्रारंभ होते ही भद्रा प्रारंभ होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्वार्ध कहेंगे। और तिथि प्रारंभ होकर के 12 अर्थात तिथि के आधा भाग बीत जाने के बाद अगर दूसरा जो है भद्रा होती है तो दूसरा भद्रा होती है आपका एकादशी तिथि में होती है एक, और आपका चतुर्थी तिथि में शुक्ल पक्ष की उत्तरार्ध में होती है। तो इसको उत्तरार्ध भद्रा को हम रात्रि भद्रा कहते हैं। अगर ये रात्रि की भद्रा, ठीक है, अब मान लीजिए चतुर्थी तिथि है शुक्ल पक्ष की या आपको एकादशी तिथि पड़ रहा है और ये दिन में प्रारंभ हो रहा है, चतुर्थी तिथि दिन में 8:10 में आपका चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो रहा है या एकादशी प्रारंभ हो रहा है, तो ये भद्रा प्रारंभ हो गया। तो ये जो है उत्तरार्ध में होने के कारण ये रात्रि का भद्रा है, दिन में पड़ रहा है, दिन में 8:10 AM में आपका चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रहा है या एकादशी प्रारंभ हो रहा है, तो ये भद्रा में हमको कार्य कर सकते, इसमें कोई बाधा नहीं है। समझ में आया कि नहीं, बताइए। समझ में आया सभी को? गुरुदेव थोड़ा कम समझ आया। चलिए इसके बारे में मैं विस्तार से अगली क्लास लूंगा भद्रा के विषय में। अभी आप बस योग करण को मात्र जान लीजिए, ठीक है। विषय क्लिष्ट मैं नहीं करूंगा, विषय और सरल कर दूंगा मैं आगे, ठीक है। अब उसी प्रकार जो होता है भद्रा कब कब होती है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को नमस्ते। बाद में बात करते हैं। नमस्ते नमस्ते, बाद में बात करते हैं, अभी आप म्यूट कर लें। ठीक है सर। आपको पूछा जाएगा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को उत्तरार्ध में अर्थात तिथि के आधा भाग बीत जाने के बाद भद्रा प्रारंभ होगी चतुर्थी और एकादशी में, और आपको पूर्णिमा और अष्टमी में जैसे ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा होगी तो ये जो है तिथि जैसे ही अष्टमी प्रारंभ होगा या पूर्णिमा प्रारंभ होगा तभी भद्रा होगी। पहले होगी तिथि प्रारंभ होते ही, और ये तिथि प्रारंभ होने के आधा तिथि बीत जाने के बाद जो है भद्रा होगी चतुर्थी और एकादशी को, ये शुक्ल पक्ष की होगी। अब कृष्ण पक्ष में जो होता है, कृष्ण पक्ष का जो होगा इसमें भद्रा कब कब होगा, तो ये उसी प्रकार ये आपका जो ये 16, इस हमेशा ध्यान रखिएगा तिथि को एक प्रतिपदा, 2 द्वितीया, 3 तृतीया, इस प्रकार से 15 को आपको पूर्णिमा जानना चाहिए। और कृष्ण पक्ष की तिथि की गणना प्रतिपदा को 16, द्वितीया को 17, तृतीया को 18, चतुर्थी को 19, पंचमी को 20, षष्ठी को 21, सप्तमी को 22, अष्टमी को 23, इस प्रकार से अमावस्या को 30 जानना चाहिए। तो कृष्ण पक्ष की भद्रा कब कब होगी, ये भद्रा होगी आपको 22 नंबर, तो आपका कौन सा है, अर्थात सप्तमी तिथि, ठीक है। और आपका 29 नंबर की, ठीक है। 15 में आप 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 22 होगा। 22 में फिर 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 29 होगा। तो अर्थात 29 का तात्पर्य चतुर्दशी,
और 22 का तात्पर्य आपका सप्तमी। तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी को पूर्वार्ध में भद्रा होगी और चतुर्दशी को, और आपका तृतीया में और आपका दशमी में उत्तरार्ध में भद्रा होती है। ठीक है, तो प्रतिपदा तिथि कृष्ण पक्ष की होगा तो बबा होगा, फिर दूसरा उत्तरार्ध में होगा कौलव होगा, फिर तैतिला गारा वणिज विष्टि, फिर बबा बालव कौलव तैतिला गारा वणिज विष्टि, बबा बालव कौलव तैतिला गारा वणिज विष्टि, फिर बबा बालव कौलव तैतिला गारा वणिज विष्टि। और आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो स्थिर कारण है वो कहाँ कहाँ जो लगते हैं, इस विषय में आपको क्या जानना है। तो इसके लिए आपको क्या है, देखिए ये जो होती है, आपको यहाँ श्लोक दिया हुआ है, ये देखिए करण किधर गया, करण तिथ्यर्धम करणम ज्ञेयम तथा तत्संख्यकादश तत्र सप्तचरम ज्ञेयम वैजे चतुस्थिर में वच। यहीं स्पष्ट लिख दिया, किधर गया वो श्लोक। हाँ, अन्ते कृष्ण चतुर्दश्याम शकुनिर दर्श भागयो ज्ञेयम चतुष्पदम नागम किम स्तुग्नम प्रतिपद्दले। अर्थात बब बालव कौलव तैतिला गरा वणिज विष्टि, ये 7 चर है और ऐसा महर्षियों ने कहा है। लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, फिर अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद नाग, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में पूर्वार्ध में किम स्तुग्न नाम का ये 4 करण होते हैं, ये फिक्स हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो है शकुनी आपका कृष्ण पक्ष की उत्तरार्ध में शकुनी होगी, फिर चतुष्पाद, फिर नाग, और किम स्तुग्ना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में होगा। ये 4 जो स्थिर करण है यही होगा और बाकी जगह में नहीं होगा। ठीक होगा, ठीक है, समझ में आ गया। गुरुजी यही से थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो हमने 4 जो स्थिर कारण बताए गए हैं, ये जो 4 स्थिर कारण है, ये कौन कौन सी तिथि में होगी? ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में। कब? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जब आधा बीत जाने के बाद, दूसरा आधा बीत जाने के बाद शकुनी होगी करण, फिर उसके बाद अमावस्या को पूर्वार्ध में फिर चतुष्पद होगा, उत्तरार्ध में तिथि आधा बीत जाने के बाद फिर नाग होगा, फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आधा तिथि को किमस्तुग्न होगा। ये 4 स्थिर करण जो होते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में होगी, अमावस्या की होगी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में होगी। बाकी तिथियों में ये स्थिर कारण नहीं होते हैं। ठीक है गुरुजी ये साधन जो है वो आपने किस कार्य में किए जाते हैं, किस लिए यूज करते हैं इनको? गुरुजी आपने इनको तृतीया और दशमी में बताया है, और पूर्णिमा और अष्टमी को भी बताया है, भद्रा तिथि। अब इसमें क्या होता है ना, ये कौन कौन से शुभ है, कौन कौन से अशुभ है, ये हम लोग जो है हर रोज संकल्प बोलते हैं, तो हमारा गणना, काल गणना सटीक रहता है। हम जिस दिन आज पूजा करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र तारों की स्थिति क्या है उसको हम प्रमाण मानते हैं। समझ रहे हैं? जी। सूर्य की स्थिति क्या थी, चंद्रमा की स्थिति क्या थी ब्रह्मांड में, तो ये इसके आधार पर जो